इसीलिए कहा जाता है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब आप लोग समझ सकते हैं किसको छूने से। अब यहाँ पे खाना बना रहा है और तेल डाले हुए, तेल बहुत ज्यादा गर्म है और जैसे उसमें डालिएगा पानी थोड़ा सा तो कहेगा ए बकलोलवा का डाल दिया, बहुत जोर से चिल्लाएगा, हल्ला करने लगेगा। यही काम बहुत ज्यादा हो गया, ये किसी पे गिरेगा तो वो कौवा बना देगा इंसान को। इसीलिए हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल गुप्ता सर में। मैं विशाल सर आज आप लोग को पढ़ाऊंगा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, विद्युत धारा आखिर है क्या। जैसे हम लोग समझते हैं कि पानी, मान लीजिए पानी को अचानक से फेंक दिए, पानी का प्रवाह हो गया, उसको कहेंगे पानी की धारा। जैसे कोई आदमी तेजी इंग्लिश बोलने लगा, उसे कहेंगे इंग्लिश की धारा। खटाखट इंग्लिश बोल रहा है, उसे इंग्लिश की धारा। उसी तरह एक बार में लगातार विद्युत का प्रवाह होने लगे, उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अब आखिर बात ये आता है कि विद्युत धारा, एक बार में विद्युत धारा जाता कितना है, प्रवाह कितना होता है। तो अगर देखते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 625 लिख दीजिए, एगो जीरो डाल दीजिए, उसका 15 को जीरो और डाल दीजिए। 625 एगो जीरो और 15 को जीरो और डाल दीजिए। इसको लिखने का नियम है 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है कितना, इलेक्ट्रॉन कितना बह रहा है, 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब आप लोग सोच सकते हैं किसी इंसान को करंट लगता है, करंट लगा 1 एम्पियर का करंट लगा, 1 एम्पियर का करंट लगा तो कितना करंट लगा, इतना करंट लगा। इसीलिए इंसान को करंट लगता है तो बहुत तेज कांप जाता है। अगर मान लीजिए किसी इंसान को 220 वोल्ट का करंट लगे तो कितना लगेगा, वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। इसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब आप लोग समझ सकते हैं किसको छूने से। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको रोकने का काम कौन करता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो आखिर बह क्यों रहा है, आगे की तरफ ही क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर क्यों नहीं जा रहा है। तो आगे से कोई धक्का मार रहा है तभी ना आगे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो धक्का मारने का काम होता है वोल्टेज का और रोकने का काम होता है प्रतिरोध का। कोई धक्का मार, मान लीजिए धक्का मार रहा है, धक्का मारने का, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने का काम होता है किसका, तो वोल्टेज का। और रोकने का काम होता है किसका, प्रतिरोध का। धक्का मारा वोल्टेज, रोका प्रतिरोध, धक्का मारा वोल्टेज, रोका प्रतिरोध। बीच में पिसाया कौन, इलेक्ट्रॉन पिसा गया। बीच में पिसा गया कौन, इलेक्ट्रॉन पिसा गया। दो आदमी का झगड़ा होता है तो फायदा हरदम किसको होता है, किसी तीसरे को होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दो इंसान के झगड़ा में फायदा किसका होगा, हरदम किसी तीसरे इंसान का फायदा होगा, किसी और का नहीं। गेहूं पिसा रहा है, गेहूं पिसाया, झगड़ा किसका हुआ, तो झगड़ा हुआ और पिसा के आटा आया तो फायदा हमको हो गया। उसी तरह हर किसी के झगड़ा करने का नियम थोड़ा सा अलग रहता है। कोई गांव में देखिएगा कोई मुक्के झगड़ा करता है, कोई बाल खींच के झगड़ा करता है। हर किसी के झगड़ा करने का नियम कुछ अलग अलग रहता है। इसी तरह इधर से विद्युत हमारा वोल्टेज धक्का मारा और प्रतिरोध इधर से धक्का मारा और बीच में पिसा गया इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगर मान लीजिए टंगस्टन के तार में, टंगस्टन की तार की अगर बात करें, टंगस्टन के तार में अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इनमें से आया वोल्टेज, इनमें से आया प्रतिरोध, बीच में पिसाया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पिसाने से टंगस्टन का अगर तार रहता है वो एकदम, जब ये हुआ झगड़ा हुआ दो आदमी के बीच में तो तीसरा को फायदा होगा। तो होगा क्या कि जब झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में तो ये गुस्से से एकदम लाल लाल होके लगता है चमकने। अब जब चमकने लगा तो इंसान कहा, दो आदमी का झगड़ा हुआ है, फायदा कौन उठाएगा, इंसान फायदा उठा लिया, तीसरा इंसान फायदा उठा लिया। तो इसको क्या किया गया, टंगस्टन को उठाया गया और विद्युत के बल्ब में डाल दिया गया। ले बाबू तू झगड़ा कर, फायदा कौन उठाएगा, हम फायदा उठाएंगे। दूसरा देखते हैं नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार में जब विद्युत धारा को प्रवाह किया जाता है, इधर से वोल्टेज आया, इधर से प्रतिरोध धक्का मारा और बीच में जब इलेक्ट्रॉन पिसाया और नाइक्रोम का जब तार है तो इस
को क्या होता है, ये गुस्से से एकदम लाल होके लगता है गर्मी देने हीट करने लगता है। तो इसको इंसान क्या किया, अब कहा कि ये तो दे दिया गर्मी, अब इसको लगाओ कहा गर्मी के यूज में। ठंडा का दिन आया तो गर्मी का यूज, यानी हीटर का तार क्या जी का बना रहता है, हीटर का तार बना रहता है नाइक्रोम का, हीटर का तार बना रहता है नाइक्रोम का। हीटर के तार में लगा दिया आयरन होता है, आयरन करने वाला आयरन में लगा दिया गया नाइक्रोम का तार। तीसरा हो गया, हर किसी के झगड़ा करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग रहता है, कॉपर Cu। कॉपर की अगर बात करें, कॉपर के तार में अगर विद्युत को प्रवाहित करते हैं, कॉपर का तार हो गया विद्युत को प्रवाहित किए, यानी वोल्टेज होने से आया, कॉपर का तार है वोल्टेज आया होने से प्रतिरोध रोका, वोल्टेज आया प्रतिरोध रोका, इलेक्ट्रॉन पिसाया। तो ये गुस्से में एकदम गुस्सा होके लगता है नाचने, गुल 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 लगेगा नाचने। अब देखा इंसान ये तो लगा नाचने, अब करे क्या, इसको लगा दो पंखा में, पंखा के क्वाइल में लगा दो कि तू दोनों झगड़ा कर, फायदा कौन उठाएगा, तीसरा इंसान। तो देखते हैं कॉपर का तार कहाँ लगा रहता है, फैन के क्वाइल में लगा रहता है। इतना तो आप लोग समझ गए कि विद्युत धारा क्या होता है और कहा किसका, टंगस्टन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग हीटर और आयरन में किया जाता है, कॉपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पंखा के क्वाइल में किया जाता है। अब बात करते हैं, इस पे भी दो टाइप का होता है धारा, दो टाइप का विद्युत धारा दो टाइप का होता है, एगो एसी एगो डीसी। इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं फेज की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें। फेज क्या है और न्यूट्रल क्या है, दोनों को रहना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक प्रवाह करना है तो फेज भी होना जरूरी है, न्यूट्रल का भी होना जरूरी है। होगा कैसे, मान लीजिए यहाँ से फेज जा रहा है, फेज मतलब हो गया जिंदा तार, समझ लीजिए जिंदा तार। आमतौर पे बिजली वाले जो ये होते हैं मैकेनिक होते हैं, ये फेज का प्रयोग लाल तार से करते हैं, लाल तार लगाते हैं जिसको हम प्लस में भी कहते हैं, समझे बात को। तो ये बिजली के जो ये होते हैं, फेज का प्रयोग क्या चीज करेंगे, फेज का प्रयोग करेंगे रेड तार से, लाल तार से, लाल तार से कहते हैं। इधर से बिजली जा रहा है, एक खाली फेज के तार से होने से बिजली का प्रवाह हो नहीं सकता है, एक जा रहा है तो दूसरा का आने वाला होना चाहिए। सिंपल सा बात समझिए, इंसान खाली सांस लेगा, इसे सांस लेके जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता है, सांस लिया है तो सांस छोड़ेगा। ये समझिए फेज है, ये समझिए न्यूट्रल है। फेज है वैसे ही है, तो जब सांस लिया है तो सांस छोड़ेगा, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाह करेंगे तो निकलने का भी रास्ता होगा। जब मान लीजिए चोर किसी के घर पे चोरी करने गया है, तो चोर घर में घुस गया, और चोर घर में घुसने के बाद चोरी नहीं करता है, सबसे पहले ढूंढेगा कि घुसे हैं तो निकलने का रास्ता किधर से है, तभी जाके चोरवा चोरी करेगा। अगर घुसने का रास्ता है, निकलने का रास्ता नहीं है, तो चोर चोरी करेगा नहीं, चुपचाप जहां से घुसा था वहीं से निकल के भाग जाएगा। उसी तरह खाली एगो फेज का तार रख देते हैं तो ये कभी काम नहीं करेगा। मान लीजिए कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मान लेते हैं फ्रिज है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। मान लेते हैं कि इधर से धारा गया, इधर से धारा आया, तभी जाके ये फ्रिज हमारा काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्लियर बात आप लोग समझ लीजिए, अगर दोनों तार है तभी जाके फ्रिज हमारा काम करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कभी कभी आप लोग देखते हैं कि तार लगा हुआ है, तार एगो है, पोल पे तार देखेंगे, पोल पे एगो तार लगा है, पोल हो गया, पोल दो पोल के बीच में एगो तार लगा हुआ है, तार, इस पे क्या हुआ, दो गो तार है, तीन गो तार है, जितना भी तार है लगा हुआ है, इस पे जाके एगो चिड़िया जाके बैठ गई, ठीक है। अब चिड़िया देख लीजिए, चिड़िया जाके बैठ गई, उसका पंखा लटक गया। मान लीजिए ये चिड़िया हो गई, जाके कबूतर जाके बैठ गया, कौवा जाके बैठ गया, और चिड़िया हो गया, पंख लटक गया, बैठी हुई है। जब तक ये चिड़िया इस पे तार पे बैठी है, उसको करंट नहीं लगेगा ही नहीं करंट। और वही तरह से इन्हें उन्हें चुपकाएगी चिड़िया, तो उसका पोछिया जाके कहाँ चिपक जाएगा, दूसरा तार में। जैसे सटा आया था फेज और दे दिया न्यूट्रल, दोनों एक में सटा, मतलब चिड़िया का बाजार हटा। समझे बात को, ये होता है। अगर फेज केवल है, फेज पकड़ के चिड़िया बैठी है तो चिड़िया को कुछ नहीं होगा। जैसे न्यूट्रल में तनी चुपकाई, बस ये चिड़िया मर भी सकती है। बहुत केस में ऐसा आप लोग देखे होंगे कि कौवा
कभी कभी तार पकड़ के बैठा है, नहीं कुछ हुआ, कभी कभी तार पकड़ के बैठा है, बस सटे के सटे रह गया। तो ऐसे होता है। अब हम फेज पढ़ लिए, न्यूट्रल पढ़ लिए, क्या होता है आप लोग समझ गए। अब अर्थिंग क्या होता है और एसी डीसी क्या होता है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग पढ़ेंगे एसी क्या है और डीसी क्या है पूरी तरह से डीपली। आप आज पढ़ लेते हैं पूरी तरह से डीपली, तो कभी भी आप एसी और डीसी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखते हैं, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, और इसकी खोज किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, इसकी खोज किसने किया था, टेस्ला ने किया था, निकोलस टेस्ला ने किया था। अब देखते हैं क्या कि डीसी चलता कैसे है। डीसी एकदम डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा चलता है। मान लीजिए माइनस से चलना प्रारंभ हुआ तो खत्म यहाँ पे हो गया, प्लस पे हो गया। लेकिन एसी कैसे चलता है, एसी की अगर बात करें तो एसी रुक रुक के धीरे धीरे सुस्ता सुस्ता के बढ़ता है, यानी आगे तक जाता है। अब कहेंगे कि ज़्यादा दूर तक कौन जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि डीसी की बात करें तो एकदम तेजी से भाग रहा है, तेजी से दौड़ेगा इंसान तो क्या होता है, तेजी थक जाता है। तो ये क्या होगा, तेजी से थक जाएगा, सुस्ताने लगेगा, एकदम अजीब हो जाएगा, ये थक गया, तेजी से थक गया, मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं चल। तो ज्यादा दूर चलेगा क्या, एसी, यानी धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे सुस्ता सुस्ता के चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, सुस्ता सुस्ता के, तो यानी दूर तक जाएंगे। तो एसी कहां तक जाएगा, एसी दूर तक जाएगा, यानी दूर की का सफर के लिए दूर तक बिजली अगर भेजना है तो क्या चीज को भेजेंगे, एसी को भेजेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको दिल्ली बिजली भेजना है, उठाएंगे आप लोग बैटरी और कहेंगे क्या, तार को सटा दिए और दिल्ली फोन करके कहेंगे दिल्ली तार भेज दिए बैटरी में, दिल्ली तार भेज दिए, ये डीसी है, डीसी में दिल्ली तार भेज दिए और कहें फोन करके कहेंगे क्या कि दिल्ली तार बिजली पहुंच रही है, तार सटा रहे हैं, बल्ब जला, तो नहीं ना जलेगा क्योंकि डीसी है, बहुत तेजी से भाग रहा है। क्यों, क्योंकि आगे देखते हैं कि डीसी को स्टोर किया जा सकता है, डीसी को स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो हाँ, स्टोर किया जा सकता है, कहाँ, बैटरी में। डीसी को स्टोर किया जा सकता है, डीसी को स्टोर किया जा सकता है बैटरी में। एसी को स्टोर किया जा सकता है, एसी को नहीं स्टोर किया जा सकता है। और कहते हैं ज्यादा घातक कौन होता है, जाहिर सी बात है, ये तेजी से भाग रहा है, डीसी एकदम तेजी से जा रहा है, ज्यादा घातक कौन है, तो ज्यादा घातक डीसी है। कम घातक क्या है, ये एसी है, ये यहां से निकला एकदम तेजी में जा रहा है तो करंट ज्यादा लगेगा, ज्यादा घातक हो गया। एसी कम घातक है, यहां से जा रहा है करंट, यहां पहुंच रहा है, फिर एकदम सुस्ता जा रहा है, फिर आगे तेज में भाग रहा है, फिर सुस्ता जा रहा है, तो कम घातक कौन होगा, तो एसी कम घातक होगा। यानी लिखेंगे क्या, ज्यादा घातक, घातक क्या होगा, घातक क्या होगा, डीसी होगा। कम घातक, ये भी घातक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम घातक है, ज्यादा घातक नहीं है। आगे अगर बात करते हैं ज्यादा दूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो कम दूरी के लिए डीसी का प्रयोग, ज्यादा दूर जाने के लिए एसी का प्रयोग। कम दूरी के लिए डीसी का प्रयोग करते हैं, ज्यादा दूर जाने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है। आगे अगर बात करते हैं एनर्जी की बात, एनर्जी लॉस सबसे कम, ज्यादा लॉस एनर्जी किसमें होगा, कम एनर्जी लॉस किसमें होगा, एनर्जी किसमें ज्यादा लॉस होगा, तो डीसी में। मान लीजिए तेजी से दौड़ के डीसी भाग रहा है तो ज्यादा एनर्जी डीसी का लॉस हो रहा है, धीरे धीरे सुस्ता सुस्ता के बढ़ रहा है तो कम एनर्जी लॉस हो रहा है डीसी का। अब एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो करता है क्वेश्चन आपका, जो ट्रेन होता है, ट्रेन रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन था, ट्रेन एसी से चलता है या डीसी से चलता है। ये हमारा ट्रेन हो गया, ट्रेन एसी से चलता है कि डीसी से चलता है, ये छुक 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 चल रहा है, ये एसी से चल रहा है कि डीसी से चल रहा है, ऊपर तार लगा हुआ है, ये एसी से चल रहा है कि डीसी से चल रहा है, आप लोग बताइए, कमेंट कर दीजिएगा जिसको जिसको पता है। तो ट्रेन यहां से एसी लेता है, यहां से एसी लेता है, लेकिन ये अंदर तक पहुंचाएगा तो पहुंचाते पहुंचाते डीसी हो जाएगा, तब है ना एकदम तेज से मारेगा तो बढ़ेगा ट्रेन, रेलगाड़ी ले रहा है एसी लेकिन अंदर पहुंचा कर डीसी एकदम तेजी में पहुंचा दे रहा है।
तो डीसी से चलता है, एसी लेता है लेकिन डीसी से चलता है। अब कहेंगे क्या डीसी को स्टोर किया जा सकता है? डीसी को स्टोर किया, डीसी समझ लीजिए एक बहते नाले की तरह होता है डीसी। अगर मान लीजिए इधर प्लस है, इधर थोड़ा झुका दिए माइनस हो गया, नाला का पानी कहाँ बह जाएगा? इधर बह जाएगा। तो डीसी को स्टोर किया जा सकता है, नाला को तनिक भी ऊंचा कर दीजिए, क्या हो गया? पानी रुक गया। तो इसको स्टोर किया जा सकता है बैटरी में। अभी बतला है बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ये नाले की तरह हो गया, इस तरह पानी ढूलते जा रहा है और ये हल्का सा नाली को ऊपर कर दिया, बस रुक गया। एसी को स्टोर कर सकते हैं? नहीं स्टोर कर सकते। ये एक खलकता पानी की तरह हो गया, उबलता पानी की तरह होता है। एसी क्या होता है? एक उबलते पानी की तरह होता है। मान लीजिए इसको एकदम नाला को सीधा भी कर दे, खट 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 कूद के आगे भाग जाएगा। तो ये खदकता पानी की तरह, एकदम उबलते पानी की तरह होता है क्या? एसी होता है। डीसी को स्टोर कर सकते हैं, एसी को नहीं स्टोर कर सकते हैं। अगर एनर्जी लॉस की बात करते हैं, इसका एनर्जी तेजी लॉस हो जाएगा, इसका एनर्जी बहुत देर तक चलेगा। दिल्ली भेजना है लाइट को तो एसी को भेजेंगे, डीसी को नहीं, क्योंकि वो तेजी से जा रहा है। बैटरी सटा दिए है, दिल्ली पहुंचा दिए है, और दिल्ली पहुंचने के बाद बैटरी पे तार सटाएंगे और कहेंगे क्या क्या बॉल जल रहा है वहां पे? तो बॉल नहीं ना जल सकता है, क्योंकि डीसी है, बैटरी है। बैटरी क्या हो गया? तेजी से थक जाएगा, तेजी से भागेगा लेकिन थक जाएगा, दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा। दिल्ली पहुंचाने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्या कौन ज्यादा पावरफुल होता है, एसी ज्यादा पावरफुल होता है या डीसी ज्यादा पावरफुल होता है? ज्यादा पावरफुल डीसी होता है, ज्यादा पावरफुल डीसी होता है, ये ज्यादा होता है। और कम पावरफुल क्या होता है? कम पावरफुल क्या होता है? एसी होता है। ज्यादा पावरफुल नहीं होता है एसी, कम पावरफुल होता है एसी। स्टोर किसको किया जा सकता है? तो डीसी को किया जा सकता है। नॉन स्टोर नहीं किया जा सकता है, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी डीसी की? 0 होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 प्लस माइनस 5। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, बहुत ज्यादा रेलवे में क्वेश्चन पूछता है, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो 50 होता है। 5 आगे या 5 पीछे हो सकता है, यानी 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है तरंग, तरंग, तरंग। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है तरंग। एक आदमी था, मान लीजिए चार्जर की बात की जाए तो चार्जर में एसी आता है कि डीसी आता है? डीसी आता है। चार्जर में एसी आता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। एक महिला थी जिसका क्या हुआ कि ये चार्जर जो होता है ये बहुत खतरनाक चीज है, ये एसी को डीसी में चेंज कर देता है। महिला का क्या हुआ? यही जल गया। अब ये महिला का ये जब जल गया तो क्या की महिला ने क्या किया? ये तार को खोला, तार को कैंची से काटा और इसको 2 भाग में कर दिया, और 2 भाग में इसमें लगा दिया मोबाइल को, और इसको लगा दिया ले आके बोर्ड में। अब देखिए क्या हुआ कि वो मोबाइल में से लगा धुआं निकलने। अब दुकानदार के पास लेके जा रही है, दुकानदार से बोल रही है क्या, देखिए ना, देखो ना, है हमार तरवा जल गई, मोबाइल में से धुआं निकले लगल, तो एक खोल के लगा दिले प्लग में। तब क्या होगा? बेचारी का मोबाइल जल गया। तो इसमें आता है एसी और ये कन्वर्ट कर देता है क्या चीज में? डीसी में। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे मोबाइल चार्ज होता है डीसी से। उम्मीद है कि आपको एसी और डीसी अच्छे से समझ आया हो। अगर वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आसमानी बिजली जो होता है, बिजली होता है आसमानी बिजली, आखिर ये होता क्या है और आसमानी बिजली गिरता क्यों है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आप लोग को बताऊंगा। आसमानी बिजली का देखेंगे, जैसे बिजली चमकना चालू होता है तो सबसे पहले हमारे तक लाइट आता है, सबसे पहले लाइट आता है, फिर साउंड आता है। लाइट सबसे पहले आता है इसलिए क्योंकि लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है और साउंड का स्पीड कम होता है। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होता है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। और साउंड का स्पीड होता है 330 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 330 मीटर ही चलता है, इसीलिए साउंड ज़्यादा लेट से आता है। अब देखते हैं आसमानी बिजली में होता क्या है, कितना वोल्ट होता है, कितना वोल्टेज होता है।
तो देखेंगे वोल्टेज होता है 10 करोड़ वोल्टेज होता है। आसमानी जो बिजली गिरता है उसमें 10 करोड़ वोल्टेज होता है, वोल्टेज 10 करोड़। हमारे घरों में बिजली जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट सप्लाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये किसी पे गिरेगा तो वो कौवा बना देगा इंसान को, इसीलिए बहुत ज़्यादा करंट देखते हैं तो 10,000 एम्पियर होता है। हमारे घरों में जो भी फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन, ये सब होते हैं, ये 5 एम्पियर पे चल जाते हैं। ये देखिए 10,000 एम्पियर होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा करंट होता है। आगे देखते हैं हीट करने का पावर होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस। हमारे सूर्य जो होता है, सूर्य जो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली ये होता है आसमानी बिजली, इसीलिए ज़्यादा घातक होता है। लेकिन इसका टाइमिंग जो होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। टाइमिंग कम होने के कारण ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना सूर्य नुकसान, ये सब नुकसान पहुंचाता है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका टाइमिंग देखेंगे तो 0.0005 सेकेंड ही होता है, बस बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से जाता है। अब आखिर क्या रीजन है कि आसमानी बिजली जब गिरता है तो इतना ज्यादा आवाज आता है? आवाज आने का रीजन क्या है कि मान लीजिए कि आसमानी जब बिजली गिरता है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हीट है, हीट बहुत ज़्यादा है। पहले ही मैंने बताया हुआ है कि इसमें हीट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वायुमंडल का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। जब ये बारिश होना चालू होता है तो टेम्परेचर होता है ठंडा, वायु में होता है नमी। और बिजली जब गिरता है तो आसपास का जितना भी वातावरण में नमी होता है, पानी होता है, उसको जलवाष्प बना के बहुत तेजी से दूर भगाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। लाइक दैट आप लोग समझिए लो कि घर में आप लोग खाना बना रहे हैं, चूल्हा पे खाना बना रहे हैं और तेल डाले हुए, तेल बहुत ज्यादा गर्म है, और जैसे उसमें डालिएगा पानी थोड़ा सा तो कहेगा ए बकलोलवा का डाल दिया, बहुत जोर से चिल्लाएगा, हल्ला करने लगेगा। यही काम होता है आसमानी बिजली में। जब बिजली गिरता है तो बहुत तेजी से जलवाष्प बन के बहुत तेजी से ये जलवाष्प दूर भागता है, इसीलिए बहुत ज्यादा आवाज आता है। आवाज आने का रीजन, आसमानी बिजली नीचे ही क्यों आता है उसका रीजन ये समझेंगे आप लोग कि मान लेते हैं ये हमारा बादल हो गया, ऊपर होता है प्लस, नीचे आ जाता है माइनस। तो जब हवा चलना चालू होता है, हवा बहुत तेजी से स्पीड से चलना चालू होता है तो माइनस कभी भी प्लस को ढूंढेगा। तो नीचे देखिए इधर हवा चल रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, तो नीचे का जो घास होता है वो भी हिलने डुलने लगता है। वहां पे भी टक्कर होने पे, सटने पे घर्षण एक उत्पन्न होता है, और घर्षण जब उत्पन्न होता है तो ऊपर चला आता है प्लस और नीचे चला आता है माइनस, इसी तरह। और जैसे प्लस माइनस एक साथ मिला तो आसमानी बिजली वहां पे गिर जाता है। देखते हैं ये बादल ऊपर जाता है तो पत्थर, कभी कभी देखोगे लोग आप लोग, ओला गिरने लगता है, बर्फ गिरने लगता है। ये बर्फ गिरने का रीजन क्या है? जब जलवाष्प बन के हवा में जाता है तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ऊपर से बर्फ कैसे गिरता है, बर्फ का टुकड़ा कैसे गिरता है, पत्थर कैसे गिरता है, जैसे ओला गिरता है। ओला गिरने का रीजन ये है कि जब जलवाष्प हवा में जाता है, सूर्य के प्रकाश आने के कारण हवा में जाता है जलवाष्प बन के, तो ऊपर जाके जाता है तो 169 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस जब कमी होता है तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते एक बर्फ का टुकड़े का रूप धारण कर लेता है, और टुकड़े का रूप धारण करने पर जब बर्फ का टुकड़ा एक दूसरे से टकराता है तो टकराने के कारण एक प्लस और माइनस का एक चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज उत्पन्न होने के बाद ये माइनस प्लस को ढूंढेगा, जो प्लस का चार्ज नीचे मिल जाता है। तो आप लोग डिटेल समझ गए कि आसमानी बिजली कैसे गिरता है। अगला वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि इससे बचेंगे कैसे। अगर हवाई जहाज पे बिजली गिरे तो हवाई जहाज का कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि आप लोग का अगला वीडियो मिल सके। आप लोग कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।